नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर रदरफोर्ड वी हैव टू गो फॉर द बोहर मॉडल ऑब्वियसली, लेकिन बोहर मॉडल पढ़ने से पहले आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके आप बोहर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें बोहर के पहले हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनको EMR पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, है बहुत बेसिक से चीज़ें लेकिन समझने वाली बातें हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब कभी भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करे, जब कभी भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करे, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा साथ में, इसको ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। जब कभी भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करे वो हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है, हमेशा एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट से कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, एनर्जी लेवल छोड़ के ऊपर नीचे कर रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है ना। जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे ये हमेशा एनर्जी इमिट करता है, हमेशा एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है ना। अच्छा, जब ये एनर्जी इमिट करेगा सर, वो जो एनर्जी है इमिट करेगा वो स्पेस के थ्रू ट्रेवल करता है, किसके थ्रू ट्रेवल करता है, मान लीजिए सूरज से आपके पास बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं। अच्छा, सूरज से जो भी रेडिएशन हमारे पास आ रहे हैं, सूरज नहीं आ रहा सर, सन जहां पे था वहीं पे है, अपने पास सिर्फ आ रही है एनर्जी, क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है, ठीक। ये मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, आपने कहीं मोमबत्ती जला रखी है, अच्छा मोमबत्ती जला है आपने, जहां पे मोमबत्ती जला रखी है उससे आपकी तरफ लाइट आ रहा है, वो मोमबत्ती आपकी तरफ नहीं, वो कैंडल आपकी तरफ नहीं आ रही, वो जहां पे था वहीं पे है, लेकिन उससे जो ऊर्जा निकल रही है, उससे जो एनर्जी निकल रही है वो आपकी तरफ आ रही है, और वो आती है इस फॉर्म में, वो किस फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, एक क्लासिकल वेव भी होता है, जब आप वेव्स पढ़ते हो तो आप क्लासिकल वेव्स भी पढ़ते हो। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने टब में पानी रखा हुआ है और मान लीजिए पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, अब एक काम कर लो, उसमें थोड़ा सा कंकर पकड़ के छोड़ दो, जैसे अपने उसमें पत्थर मारा, आप देखोगे उसमें सर्कुलर वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, सही है ना, डिस्टर्बेंस हो जाएगा और वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन सर वो जो वेव्स हैं वो सिर्फ एक डिस्टर्बेंस की वजह से बनी, वो वेव्स चार्ज की एक्सेलरेशन की वजह से नहीं बनी, वो आपके क्लासिकल वेव्स में आते हैं। ये मान लीजिए आपने क्या किया, एक रस्सी पकड़ ली और रस्सी पकड़ के आप ऐसे ऐसे घुमा लो रस्सी को, आप देखोगे वेव्स जैसी बनेंगी, बनेंगे ना, ऐसे घुमा लीजिए वेव्स बनेंगे, लेकिन वो कोई चार्ज पार्टिकल की वजह से नहीं बने, वो तो सिंपली आपके क्लासिकल वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी तरह के वेव्स जो किससे बने, एक्सेलरेटेड चार्जेस से, जो किससे बने, ऐसे चार्जेस जो मोशन में हो, जो किसमें हो, मोशन में हो, ठीक है ना। अच्छा, जब कभी भी चार्ज मोशन में होगा ये हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है, हमेशा क्या करता है, और वो एनर्जी स्पेस के थ्रू ट्रेवल करता है, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसको कोई मीडियम की जरूरत, वो स्पेस के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। अब उसमें खास बात ये होती है सर, जो एनर्जी ये इमिट करेगा, जो एनर्जी ये रेडिएट करेगा, उस एनर्जी में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी सर। पहली बात, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, हमेशा किस फॉर्म में चलेगा, वेव की फॉर्म में, हमेशा किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेटेड चार्जेस जब भी एनर्जी रेडिएट करते हैं वो हमेशा वेव की फॉर्म में चलता है, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म। अच्छा, उस वेव के पास होता क्या है सर, उस वेव के पास एनर्जी होता है, क्या होता है, एनर्जी, नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी होता है उसके बाद, और साथ साथ में होता है मोमेंटम, साथ साथ में होता है मास, नहीं होता सर, मास नहीं होता, लाइट का मास नहीं होता, लाइट का मास नहीं होता है, आपको भी पता है, ठीक है ना। इवन फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है, मास नहीं होता उसका, लेकिन एनर्जी होती है, क्या होता है, और मोमेंटम होती है। दो बातें खास याद रखना, एनर्जी होगा और मोमेंटम होगा। तो जब चार्ज एक्सेलरेट किया तो मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज, ये आपका एक्सेलरेटेड चार्ज। अच्छा, एक्सेलरेटेड चार्ज ने क्या किया, एक्सेलरेटेड चार्ज ने एनर्जी इमिट किया, क्या किया, वो एनर्जी किस फॉर्म में आ रहा है सर, वो एनर्जी चल रहा है वेव के फॉर्म में, किस फॉर्म में, कहां से, क्या मीडियम की जरूरत पड़ रही है, नहीं सर मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही, थ्रू स्पेस चल रहा है, ठीक है ना। अब इस वेव की फॉर्म में जो एनर्जी चल रहा है इसके पास दो बहुत खास बातें होती हैं सर। एक बात, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके पास क्या होता है, और दूसरी खास बात, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। दो चीजें होती हैं इसके पास, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। सो दोज वेव्स which are produced by accelerated charges, and have energy and momentum with them, इनके पास में क्या होगा, they have energy and momentum, and they can they travel always in the form of wave, and are associated with electric field and magnetic field. This is very very important. इनमें आपको इनके साथ हमेशा एसोसिएटेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देख लीजिएगा। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है जहां से आपका वेव बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो वेव आपका बन रहा है, वेव इस फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ वेव को, ये वेव
ये वेव जो आपको बन रहा है इसके पास दो चीजें हैं, दो क्या चीजें हैं इसके पास, दो सर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखना एक खास बात सुनना ध्यान से, सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लीजिए मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ से आपका वेव प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से वेव प्रोड्यूस, एंड लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, मतलब यहाँ की तरफ वेव आना चाह रहा है, यहाँ की तरफ एनर्जी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इट ऑलवेज पोजेसेस टू वेक्टर्स, वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अनदर वन इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इट, हमेशा होगा। नाउ लेट्स से द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज लाइक दिस, ऐसा होगा। अब मुझे बताइए जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मैंने लिखा, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मैं लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये कैसा होगा मैं बताओ, दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये कैसा होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, नाउ लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर है, 90 नहीं है, देखो ना 90 है बीच में, परपेंडिकुलर है। एंड सिमिलरली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, they are also perpendicular to each other, this is the direction of propagation, this is the magnetic field vector and this is the electric field vector। so जो magnetic field vector और electric field vector होगा, both are perpendicular to the direction of propagation, both are perpendicular to the direction of, as well as perpendicular to each other, as well as perpendicular to, they are mutually perpendicular to each other, तो एक दूसरे के भी perpendicular आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये कौन सा वेक्टर आ रहा है आपका, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कौन सा वेक्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है ना, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। और ये जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है ये कौन सा वाला आपका, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब बताना, यहाँ पे 3D तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ बट आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये आप देख पा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये जो पीछे वाला है ये बिल्कुल ऐसा है, ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ये बिल्कुल ऐसा है, सही है। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में भी कितना है 90 डिग्री, इसके बीच में भी कितना होगा 90 डिग्री। और ये जो मैंने लाइन लगा रखी है ये क्या बता रहा है आपका, दिस इज डायरेक्शन ऑफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वही प्रिंसिपल एक्सिस आपका, ठीक है ना, जहाँ तरफ आप चलना चाह रहे हैं, जहाँ की तरफ आप चलना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेल, दिस इज नथिंग बट एनर्जी, मैं फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नथिंग बट एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज दैट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम, दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस, दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस। आप फोन पे बात कर रहे हैं, यहाँ से आपने फोन लगाया जम्मू, फोन पे बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे हेलो करेंगे वहाँ पे तुरंत हेलो सुनाई देगा, जी दो इतना दूर है, स्पेस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, किसके थ्रू, स्पेस के थ्रू, रेडियो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, इस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। आपने जो बात की, आपने साउंड एनर्जी प्रोड्यूस किया, वो साउंड एनर्जी आपका कन्वर्ट हो गया, जो भी पूरा सेटअप बीच में लगा हुआ है फोन के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके सिग्नल में, और वो सिग्नल आपका रेडियो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, रेडियो वेव, और ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। तो अब सोचिए स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, तो यहाँ से जम्मू तो वैसे 250 किलोमीटर है, तो 3 लाख किलोमीटर कितना होगा, तो तुरंत आवाज सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि किसके थ्रू चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड कितना, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, so these are waves, these are waves produced by किससे, एक्सेलरेटेड चार्जेस, produced by एक्सेलरेटेड चार्जेस। कैरी, इनके पास क्या होगा, दो चीजें, कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, ध्यान में रखिएगा, कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। सूरज से आपके पास लाइट आ रही है, वो एनर्जी भी है उसमें, सूरज नहीं आ रहा, मैं फिर बता रहा हूँ, सूरज नहीं आ रहा सर, वो जो बॉडी है जो एनर्जी इमिट कर रहा है उसके मोमेंट के, या उसको इधर से उधर जाए बगैर, उसको इधर से उधर किए बगैर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ EMR, इन द फॉर्म ऑफ कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत खास बातें मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस एंड दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम एंड आर एसोसिएटेड विद, मुझे बताइए किससे एसोसिएटेड होंगे, एंड आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और क्या खास बात, both are perpendicular to each other, these electric fields and magnetic fields are perpendicular to as well as perpendicular to the direction of, बहुत अच्छे, ठीक है ना। So electric field and
magnetic field. Both are mutually perpendicular to each other. Both are mutually perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation. As well as ऐसे लिख लो चल जाएगा. As well as perpendicular to the direction of propagation. To the direction of propagation. सही है जी. ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है. So what are electromagnetic waves? Nothing but energy. Electromagnetic waves are nothing but energy. Energy, ठीक है ना? Energy that travels in the form of wave through space, and are associated with electric field and both are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation. To the direction of propagation, ठीक है. अब मुझे बताइए दूसरी खास बात जो इसके बारे में आपको पता है वो क्या है सर? सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये हमें पता है कि दे कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस. दे डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल. कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना. सो दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते. दे डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है. अच्छा, तीसरी खास बात आपको ये पता है कि इनका स्पीड कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है ना. सो दे कैन ट्रेवल विद स्पीड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर. इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में. 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है. ध्यान में रखिएगा बात. अब मुझे बताइए क्या आप इन वेव्स को देख सकते हैं? सर वेव दिखती तो नहीं है. सर वेव दिखती तो नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखती सर इसलिए नहीं दिखती क्योंकि इनके वेवलेंथ बहुत कम होते हैं. इनके वेवलेंथ बहुत कम होंगे और देख नहीं पाओगे. लाइट आपको दिखाती है लेकिन लाइट दिखती नहीं है खुद. लाइट हमें दिखा तो रही है लेकिन लाइट खुद दिखती नहीं है. ये बहुत मजे वाली बात है, ठीक है ना. लाइट दिखाती है, लाइट खुद दिखती नहीं है, ठीक है. अच्छा, फिर कैसे पता चलेगा कि ये जो आप बातें कर रहे हैं सही है? सर इसका मतलब इस वेव की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. इसका कुछ वेवलेंथ होगा, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा. एनर्जी तो हमने बता ही दिया, ठीक है ना. इसका मतलब इसका कुछ स्पीड होगा, इसका कुछ वेव नंबर होगा, इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा. जो वेव के बारे में खास बातें वो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. तो बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMR में क्या आ जाएंगे आपके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMR. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखूंगा मैं? सर इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, तो 1 करके मैं लिख लेता हूँ एम्पलीट्यूड, ठीक है. मैं एक ही में सब बता देता हूँ, एक ही बना लेता हूँ, मैं आप समझ जाएंगे. ठीक है, ये मैंने वेव बना दिया. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना. अच्छा, जब कभी भी वेव बनेगा, चाहे वो क्लासिकल वेव हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सर इसमें हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा देखने को मिलता है. हमेशा क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिमा और मिनिमा. मतलब जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो वेव का एक अपर फेज होगा और एक लोअर फेज होगा, एक पॉजिटिव फेज होगा और एक नेगेटिव फेज होगा, एक मैक्सिमा और एक, या जिसको आप जनरली पढ़ते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ, राइट. दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ. दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज. पॉजिटिव फेज एंड, तो क्या मिलेगा आपको? वेव का हमेशा एक पॉजिटिव फेज मिलेगा और दूसरा हमेशा एक नेगेटिव फेज मिलेगा, ठीक है ना. और ये पॉजिटिव और नेगेटिव फेज मिलके एक कंप्लीट वेव बनेगा. ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलाऊं एक कंप्लीट सर्कल बनेगा. मान लीजिए मैं इस पोर्शन को पकड़ूं और इस पोर्शन को पकड़ूं, इस पोर्शन को पकड़ने के बाद एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, एक कंप्लीट वेव. एक कंप्लीट वेव कब बनता है? जब मैक्सिमम और मिनिमम मिले. जब मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों को मिला के कंप्लीट वेव बनता है, ठीक है. सर ये जो क्रस्ट या ट्रफ आपका है, या ये जो पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज है, या जो मैक्सिमा और मिनिमा है, इनका कितना हाइट होगा? इनका कितना हाइट होगा प्रिंसिपल एक्सिस से? ये जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपका है, दिस हाइट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. दिस हाइट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. दैट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ. और ये दोनों सेम ही होते हैं. जितना मैक्सिमा होगा उतना ही मिनिमा होता है, ठीक है. या डेप्थ ऑफ ट्रफ, this is known as amplitude. This is known as amplitude. So this height of crust is called amplitude. इसको हम एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं, ठीक है ना. मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है. मैं अलग से लिख लूँगा, अंडरस्टूड है ये. दैट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ठीक है ना. तो इसका मतलब जब एम्पलीफायर लगाए जाते हैं,
जो आवाज़ को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं। देखो अगर गाड़ियों में भी आवाज़ ट्यूब वगैरह लगाते हैं, आवाज़ को बम 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 करके आवाज़ आती है, ठीक है ना। वो क्या करता है, एम्पलीट्यूड के साथ खेलता है। किसके साथ? एम्पलीट्यूड के साथ खेलता है, ठीक है जी। ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड। दूसरी बात सुनिएगा, सेकंड पॉइंट मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, नंबर 2 करके वेवलेंथ। सेकंड इज, सर हर एक वेव का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। वो कितना होगा वो हम लिख भी लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, ठीक है ना, बट हर एक का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। सो सेकंड इज वेवलेंथ, सेकंड इज वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिएगा एक कंप्लीट वेव बनने में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, एक कंप्लीट वेव बनने में। एक कंप्लीट वेव कब बनता है? जब मैक्सिमम और मिनिमम मिले, जब क्रेस्ट और ट्रफ मिले, जब क्रेस्ट और ट्रफ। सर कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस लगा एक पूरी वेव बनने में? दैट डिस्टेंस इज वेवलेंथ, दैट डिस्टेंस इज वेवलेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस। रिमेंबर दिस, वेवलेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस एक वेव को बनने में लगा, मुझे बताइए कितना डिस्टेंस लगा एक वेव को बनने में? सर यहाँ से लेके यहाँ तक, यही है ना। दिस डिस्टेंस इज नोन एज, this distance is wavelength and it is represented by lambda, it is represented by lambda। और इससे छोटे तरीके से आप इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, the distance between two adjacent crusts, the adjacent, दो adjacent crust के बीच की दूरी, ठीक है। बताइए क्रस्ट ये और ये भी क्या है, दोनों क्रस्ट है ना, ठीक है। तो इन दोनों क्रस्ट्स के बीच की जो दूरी होगी, एडजेसेंट वाले होने चाहिए, यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी है, दिस दूरी इज नोन एज वेवलेंथ, दिस डिस्टेंस इज नोन एज, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। और मजे वाली बात ये, और ये बराबर होते हैं, या द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, लेकिन वो जो दूरी आएगी वो बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी दूरी ये है। एक कंप्लीट वेव बनने में जो दूरी होगी, या एक कंप्लीट वेव बनने में जो डिस्टेंस कवर हुआ, या दो एडजेसेंट क्रस्ट्स के बीच का डिस्टेंस, या दो एडजेसेंट ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज वेवलेंथ, दैट इज वेवलेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस। रिमेंबर दिस, वेवलेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस टू कंप्लीट वन वेव, टू कंप्लीट, या बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट्स और बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ्स, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अब मुझे बताइए अगर ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट बिल्कुल वही होगा जो डिस्टेंस का होता है, मीटर सेंटीमीटर जो यूनिट होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा मीटर या सेंटीमीटर, मीटर या डिस्टेंस चल रहा है तो इतना मान लीजिए 1 सेंटीमीटर कवर किया तो एक वेव बन गई, दैट इज अ वेवलेंथ, दैट इज वेवलेंथ। उसको हम वेवलेंथ पढ़ेंगे, ठीक है जी। तीसरा मैं डेफिनेशन नहीं लिखा हूं, अंडरस्टूड है वो, ठीक है ना, डेफिनेशन नहीं लिखा मैंने, अंडरस्टूड बात है। अच्छा नंबर 3 मैं लिख लेता हूं फ्रीक्वेंसी। नंबर 3 इज फ्रीक्वेंसी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, वी लिख लीजिए, ऊपर से थोड़ा इसको मोड़ दीजिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। सर फ्रीक्वेंसी का मतलब कि पर सेकंड में कितने में, पर सेकंड में कितने वेव्स बन सकते हैं, पर सेकंड में कितने वेव्स बन सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सब ये वेव कितने बनेंगे कैसे पता चलेगा आपको? सर वेव कितने बनेंगे ये हमें पता चलेगा मैक्सिमा और मिनिमा से, मैक्सिमा और मिनिमा से, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी वेव में 1 सेकंड में, मान लो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, मैं टाइम अगर फिक्स करके चलूँ तो अगर मैं ऐसा लिख लूँ, जरा इसको इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर EMR में 1 सेकंड में इतना बन रहा है जी वेव, और किसी पर्टिकुलर दूसरे में 1 सेकंड में कुछ इस तरीके से आपके वेव बन रहे हैं। टाइम मैंने फिक्स कर दिया 1 सेकंड में, किसी एक वेव में इतना बन रहा है और किसी में इतना बन रहा है, किसी एक EMR में 1 सेकंड में इतने वेव बन रहे हैं और किसी में इतने बन रहे हैं, ठीक है। मुझे बताइए 1 सेकंड में इसमें कितने बने होंगे वेव? सर यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, एक मैक्सिमम मिनिमा, एक मैक्सिमम मिनिमा, यहाँ से यहाँ तक एक वेव और हो गए 2 मैक्सिमम मिनिमा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमा लेके, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमा लेके चलिएगा, कितना आ जाएगा ये, दोबारा देखना, दोबारा देख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, सही है। अब उसके बाद ये मैक्सिमम और ये मिनिमा यहाँ तक, मतलब बीच में छोड़ना पड़ेगा, आप देखोगे एक पॉइंट छोड़ना पड़ेगा बीच में, ठीक है। दूसरा वेव यहाँ से लेके तीसरा वेव, और ये आधा ही है, ठीक है ना, आधा ही मान लीजिए, 3 ही मान लीजिए, आप हाइपोथेटिकली बताना चाह रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। अच्छा 1 सेकंड में इसमें कितने बन रहे हैं आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे, 1, फिर ये छोड़ लीजिए 2, ये छोड़ लीजिए 3, ये छोड़ लीजिए 4, छोड़ लीजिए 5, छोड़ लीजिए 6, छोड़ लीजिए 7, इतने सारे वेव्स। कितने वेव्स पर सेकंड में बनेंगे या कितने साइकिल पर सेकंड में कंप्लीट होंगे? बताइए कितने वेव बना मतलब एक साइकिल, एक साइकिल है ना, इन दोनों को जोड़ के एक साइकिल बनेगा ना, कितने साइकिल पर सेकंड में कंप्लीट होंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकंड में कितने वेव्स बन सकते हैं या कितने साइकिल पर सेकंड में बन सकते हैं, वही की बात है, वेव साइकिल सेम ही होता है, ठीक है ना। उसको हम क्या पढ़ते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब मुझे बताइए पर सेकंड मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब टाइम इनवर्स में चल रहा है, पर का मतलब सेकंड इनवर्स ना, पर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, सो इसका मतलब ये होगा दैट न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड,
न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है ना। पर ये वही होता है कि पर सेकंड में टाइम इनवर्स, टाइम डिवाइड में है, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट कितने वेव्स बनेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड। तो आप पर सेकंड भी लेके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इसके यूनिट क्या बनेंगे फिर, इसके यूनिट क्या बनेंगे, जो दिख रहा है वही पर सेकंड, सही है। सेकंड ऊपर लेके आइए, क्या बनेगा, सेकंड इनवर्स, इसी को पर सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम पढ़ते हैं हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स। हर्ट्ज किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। या इसी को हम पढ़ते हैं साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड, ये भी इसका यूनिट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक हर्ट्ज किसके बराबर, 1 सेकंड इनवर्स के बराबर, ठीक है। अब सवालों में सिर्फ इतना करता है कि इस हर्ट्ज को चेंज करता है। मान लीजिए सवाल में आपको बोल दिया कि 10 किलो हर्ट्ज दे रखा है, किलो का मतलब 10 की पावर 3, याद है। तो मतलब जितना भी दे रखा है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, यूनिट तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फिर उस टाइम पे। दिस इज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नंबर 4 मैं लिख लेता हूँ, वेव नंबर। वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी या स्पीड आपको पता है, ठीक है ना। वेलोसिटी का मतलब कि कितना डिस्टेंस पर सेकंड में कवर होता है, मीटर पर सेकंड ना। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब पर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है वेव, पर सेकंड में कितना डिस्टेंस EMR कवर करती है, दैट इज वेलोसिटी। लेकिन मैं लिख रहा हूँ वेव नंबर, क्या लिख रहा हूँ, वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई V बार। V इज वेलोसिटी, और फिर V को लिख दिया ऐसे ऊपर से मोड़ दिया तो बन गया फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब V बार लिखना है, V बार इज वेव नंबर, V बार इज वेव नंबर। ध्यान से देखिएगा वेव नंबर का क्या मतलब होगा, ठीक है सर। वेव नंबर का मतलब पर यूनिट लेंथ में कितने वेव्स आपके बनेंगे, पर यूनिट, तो पर यूनिट लेंथ ऐसा मान के चल लीजिए, आपने कमरा फिक्स कर दिया उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इतना लेंथ आपने फिक्स कर दिया, और आपने कोई 2 EMR देखे। मान लीजिए एक EMR आपका ऐसा है जो इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक जब चल रहा है तो वो बना रहा है 10 वेव्स, कितनी वेव्स, और जो दूसरा EMR है वो बना रहा है 15 वेव्स, कितनी बना रहा है, पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट कितनी वेव्स बनेंगी, दैट इज नोन एज वेव नंबर, दैट इज नोन एज वेव नंबर। सो वेव नंबर का मतलब कितनी वेव्स बनेंगी, किसमें, पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, इज कॉल्ड वेव नंबर। V बार लिखते हैं इसको, ठीक है जी, इज कॉल्ड वेव नंबर। जरा ये बताइएगा मेरे को देखते हुए, जरा ये बताइएगा देखते हुए। मान लीजिए लेंथ फिक्स कर दिया मैंने, आ गया लेंथ फिक्स, ठीक है ना। अच्छा, एक वेव आपका कुछ इस तरीके से चल रहा है जी, ठीक है, और दूसरा आपका EMR है जो कुछ इस तरीके से चल रहा है आपका। दोनों वेव हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मैक्सिमम मीनिंग का दोनों का डिफर कर रहा है, दोनों का वेवलेंथ डिफर कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे बताइए पहले वाले और दूसरे वाले में आपको क्या अंतर लग रहा है। सर पहले वाले और दूसरे वाले में अंतर एक तो ये लग रहा है कि इसका वेवलेंथ आपका, या इसमें सिर्फ एक ही साइकिल बन रहा है, और इस वाले में आप कितने साइकिल्स देखोगे, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक, 3 साइकिल्स। कितने साइकिल्स, तो मतलब इस निचले वाले में नंबर ऑफ वेव ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ वेव्स हाई है, और ऊपर वाले में नंबर ऑफ वेव्स, तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स कम है, नंबर ऑफ वेव्स लो है, सही है जी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ वेव्स। सर एक खास बात ये कि जिसमें नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा, वेव क्या कैरी कर रहा है मुझे बताइए, एनर्जी। तो जिसमें नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा, तो मतलब इन दोनों में से एनर्जी किसका ज़्यादा लग रहा है, निचले वाले, ऊपर वाले का एनर्जी कम होगा, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट बात ये सर, जिसमें वेव लेंथ, ये जिसमें आपको जो नंबर ऑफ वेव ज़्यादा मिल रही हैं, तो मुझे बताइए उसका वेवलेंथ भी क्या होगा। जिसमें नंबर ऑफ वेव ज़्यादा है, नंबर ऑफ वेव ज़्यादा होने का मतलब है कि आप जो वेव्स आप बना रहे हो बिल्कुल क्लोज है, देख पा रहे हैं कितना क्लोज है। इसका वेवलेंथ कम होगा, इसका वेवलेंथ, और इसका वेवलेंथ देखो ना, वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका वेवलेंथ बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ वेव्स हाई बन रही हैं, इसका वेवलेंथ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका वेवलेंथ लैम्डा ज़्यादा होगा, और सॉरी लैम्डा कम, और ऊपर वाले का लैम्डा, इसका लैम्डा ज़्यादा, देख पा रहे हैं आप, लैम्डा ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लैम्डा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लैम्डा, इसका लैम्डा कितना सा, इसका लैम्डा कितना ज़्यादा, ठीक है। अब मुझे बताइए इन दोनों को देखते हुए, इन दोनों का लेंथ मैंने फिक्स किया था, तो मुझे बताओ इन दोनों में से वेव नंबर ज़्यादा किसका है, वेव नंबर ज़्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली निचले वाले। तो वेव नंबर का मतलब कितनी वेव्स बनेगी पर यूनिट लेंथ में, इतनी ज़्यादा बन रही है। तो मुझे बताओ वेवलेंथ और लैम्डा में क्या रिलेशन लग रहा है आपको फिर, सर इनवर्स लग रहा है, कैसा लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ वेव नंबर इज इक्वल टू, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा बेसिकली, not only inverse but this is reciprocal of lambda, this is reciprocal of lambda. So wave number is equal to 1 upon lambda, wave number is equal to 1 upon lambda. अगर कभी भी वेव नंबर निकालना है तो किसके बराबर होगा, 1 upon lambda, 1 upon lambda। मान लीजिए लैम्डा का वैल्यू 10 की पावर -7, तो बताइए वेव नंबर कितना होगा, 10 की पावर 7 है ना, 1 upon 10 raised to -7, ऊपर लेके आएंगे 10 raised to 7 बनेगा, ठीक है। बताइए इसकी यूनिट क्या बनेगी,
ये ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन जस्ट कॉमन यूनिट है इसका, ऐसा यूनिट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपको ऐसा ही पता है, ये यूनिट है इसका, कॉमन यूनिट है, ठीक है। बताइए क्या यूनिट बनेगा, जरा लैम्डा का यूनिट बताइए सर। मीटर सेंटीमीटर देखा आपने अभी, उसको ऊपर लेके आइए, क्या बनेगा, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, वही तो यूनिट आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट बनेगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसका यूनिट हो जाएगा, वेव नंबर का यूनिट, किसका यूनिट, ठीक है जी। अब इन सब को देखने के बाद, ये बहुत इजी बातें थी, इन सब को देखने के बाद आपको 2 से 3 इक्वेशंस ध्यान में रखनी है जहां से सवाल बनते हैं, सिर्फ 2 से 3 इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। पहली इक्वेशन ये जो आपने देखी, वो दूसरी इक्वेशन देखिएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहली इक्वेशन, नंबर 1, रिलेशन बिटवीन वी बार एंड लेमडा। सर वी बार इज इक्वल टू 1 लेमडा, ये पहला इक्वेशन जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बहुत इजी, आप याद कैसे रखेंगे मैं साथ में बता दूंगा। अगर आपको रिलेशन देखना है लेमडा और फ्रीक्वेंसी के बीच का, लेमडा और फ्रीक्वेंसी के बीच का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं लिखूंगा लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। देखो कैसे याद रखोगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट, सी लिखो, क्या लिखो, और सी के डिवाइड में कोई एक वैल्यू लिखो, या तो लेमडा लिखो या तो फ्रीक्वेंसी लिखो। अगर आपने एक डिवाइड में रखा इक्वल टू दूसरे के बराबर, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ के बराबर। अच्छा, इसमें अगर मैं ऐसा करता, अगर मैं लिखता सी अपॉन लेमडा, तो बताओ लेमडा में इधर लेके आए तो फ्रीक्वेंसी किधर जाता, इस साइड, तो ये किसके बराबर हो जाता, फ्रीक्वेंसी के बराबर। इसका मतलब इसमें रिलेशन दोनों सेम सेम चल रहे हैं कि अगर सी के डिवाइड में आपने लेमडा लिखा तो बराबर होगा फ्रीक्वेंसी के, और अगर सी के डिवाइड में फ्रीक्वेंसी लिखा तो बराबर होगा लेमडा के, बराबर होगा। किसी भी हिसाब से याद रख लीजिए, इधर उधर करके आप आंसर निकाल सकते हैं फिर, ठीक है ना। यहाँ के 2। अब मुझे बताइए वी बार किसके बराबर चल रहा है, 1 लेमडा के बराबर। जरा मुझे ये बताना, अगर ये 1 लेमडा के बराबर चल रहा है तो क्या मैं ऐसा करूं, नंबर 4 अगर मैं लिखूं, ये वी बार किसके बराबर था, ये म्यू किसके बराबर था, सी अपॉन लेमडा, तो क्या मैं ऐसे लिखूं सी इंटू 1 लेमडा, सेम ही है ये। अच्छा, ये 1 लेमडा किसके बराबर, वी बार के बराबर था, नहीं था, देखो ना, ये 1 लेमडा, सी इंटू 1 इज सी एंड डिवाइडेड बाई लेमडा, ये सेम ही बात है, ठीक है ना। तो फिर ये 1 लेमडा किसके बराबर चल रहा है, ये 1 लेमडा किसके बराबर, वी बार के बराबर चल रहा है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा म्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी बार, सी इंटू, समझ गया बात कैसे किया मैंने, ठीक है। 1 लेमडा की जगह पे पुट कर दिया, सो म्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी बार, सी इंटू, यहाँ से जो भी पूछ ले आप इधर उधर करके इसलिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बताइए पहला इक्वेशन क्या, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 लेमडा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, आपस में रिलेशन लिखना तो बहुत इजी। सर सी के नीचे अगर मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा तो बराबर आएगा वेवलेंथ के, और अगर सी के नीचे मैंने वेवलेंथ लिखा तो बराबर आएगा फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। उसके बाद 1 लेमडा किसके बराबर, वी बार के बराबर, तो 1 लेमडा पुट कर दीजिए म्यू की जगह पे, ठीक है ना। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, 1 लेमडा की जगह पे वी बार पुट किया तो ये बनेगा म्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी बार, सी इंटू। अच्छा, यहाँ से वी बार कितना आएगा, इसको और घुमा सकता हूँ मैं, तो बताइए वी बार कितना आएगा यहाँ से फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी बटा स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी बटा स्पीड ऑफ आएगा ना। इनको रटना नहीं है, ये 3 रिलेशन है बेसिक, ये 3 बेसिक रिलेशन है, इनको इधर उधर घुमा के और 4-5 इक्वेशंस बना दिए हमने, उससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। 3 बेसिक रिलेशन, उनको इधर उधर घुमा के आप 3-4-5 और बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई, इन पर सवाल घूमते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। पहला सवाल एनसीईआरटी से उठा रखा मैंने, और मज़े वाली बात ये कि शायद 2019 या 20 में नीट में भी आया था सेम सवाल। अब सोचिए जिसने पहले से सॉल्व किया था उसको सीधा आंसर याद था, उसने सॉल्व ही नहीं करना था, उसने विद्या भारती स्टेशन देख लिया, काम खत्म हो गया, सेम सवाल था, सीधा आंसर उसने एनसीईआरटी से सॉल्व करके लिख लिया होगा जिसने पहले सॉल्व किया होगा, ठीक है। देखिए क्या सवाल आपके पास है कि आपके पास एक रेडियो स्टेशन है, ये सिर्फ ऊपर से कहानी लिख रखी है, ठीक है। और वो रेडियो स्टेशन कितने फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, 1368 किलो हर्ट्स, 1368। सर पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि किलो हर्ट्स को हर्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट, और 1 हर्ट्स किसके बराबर, 1 सेकंड इनवर्स के बराबर, सो दैट कि यूनिट कट कर पाएं आप, वो देखेंगे आप कैसे, ठीक है ना। आपको वेवलेंथ निकालना है जी, क्या निकालना है, आपको वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। पूरा सवाल पढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको सबसे पहले वेवलेंथ निकालना है। तो मुझे बताइए अगर फ्रीक्वेंसी दिया है और आपको लेमडा निकालना है तो क्या आपको ये चीज़ पता है, सर लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सी के नीचे कुछ लिख लीजिए, दूसरे के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, डिवाइडेड बाई व्हाट इज म्यू, फ्रीक्वेंसी। सर कितना दे रखा सवाल में, 1368 किलो हर्ट्ज, लेकिन आपको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट सेकंड कटे, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा जरा मुझे बताइए, वेवलेंथ का यूनिट मीटर आएगा। सर अगर आपने ये कट नहीं किया तो सेकंड और किलो हर्ट्ज वैसे ही बचेगा, वो कट नहीं हो पाएगा, तो ये तो यूनिट मैच नहीं करेगा तो आंसर सही नहीं होगा। आपको सिर्फ मीटर बचना चाहिए ना। सर अगर मीटर बचना चाहिए तो यहाँ से सेकंड इनवर्स जो चल रहा है और निचले वाला जो सेकंड इनवर्स है वो कट होना चाहिए, तो उसको सेकंड इनवर्स में करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए लेमडा किसके बराबर, ये म्यू किसके बराबर आएगा, 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, सही है। कुछ नहीं किया, किलो हर्ट्ज को किस में कन्वर्ट किया, हर्ट्ज में, तो इसका मतलब 1 किलो हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज,
1 किलो हर्ट्स में 10⁻³ हर्ट्स, 1000 हर्ट्स, कितना हर्ट्स, 1000 हर्ट्स। तो मैं इधर लिख लूँगा, ये कितना बनेगा 1368 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और साथ में क्या आएगा सेकंड इनवर्स। बताओ ये सेकंड इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स कट गया, सिर्फ क्या बचेगा, मीटर बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, मीटर बचेगा। ठीक है, तो अब इसको कर सकते हैं इजीली। आप देखिए कैसे करेंगे अब इसके बाद अब आप क्या कीजिएगा, हाँ ये नीचे भी सेकंड इनवर्स था, ये भी सेकंड इनवर्स है, ऊपर भी सेकंड इनवर्स, नीचे भी, तो कट कर दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बताइए आप इसको करेंगे, आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। जब कभी भी आपको सवाल सॉल्व करना हो हमेशा कोशिश कीजिए न्यूमरेटर को बड़ा रखने की और डिनोमिनेटर को छोटा रखने की। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको डिवाइड करने में टाइम लगेगा आपको। देखिए आप कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कर लेता हूँ, 10 की पावर 3 और ऊपर 10 की पावर 8, सर ये तो मैं काट सकता हूँ यहाँ से, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे कटे, ऊपर 5 बचे, ठीक है ना। तो कुल मिला के ऊपर बच गया 3 × 10 की पावर डिवाइड में बच गया 1368, ठीक है। अब आप देखना ये जो ऊपर आपका टर्म चल रहा है ना, मैं इससे बस थोड़ा ज्यादा टर्म ये बनाना चाहूंगा, मैं न्यूमरेटर बड़ा रखना चाह रहा हूं सो दैट ये इजीली डिवाइड हो पाए, बस इतना करूंगा मैं, ठीक है। मुझे बताइए अगर ये न्यूमरेटर 3 था तो मैंने क्या कर दिया, 3 के साथ में एक 0 लगाया तो यहां से एक 0 कम हो जाएगा, अभी भी 30 बना कम है, एक और 0 लगाया 3 अभी भी कम है, एक और 0 लगाया हो गया 3000, हाँ आप सही है, 1300 से तो ज्यादा ही है ना। सो डिवाइडेड बाई आ गया ना, मल्टीप्लाई कितने 0 मैंने यहाँ पे लगाए, यहाँ पे 3 0 लग गए तो मतलब कितने बच गए, 2 बच गए, मैंने लिखा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है ना, देखिएगा कितना आएगा, बताइए ये 1368 है ना, ऑलमोस्ट अगर मैं इसको 14 भी मान के चलूँ तो 14 2 ज़र 28, 14 2 ज़र, सो कुल मिला के 2 पॉइंट कुछ आना नहीं आना है, वो तो आप आंसर देख के भी समझ जाएंगे, क्योंकि जब ऑप्शन दिया होगा आप आंसर देख के भी समझ सकते हो इसको, ठीक है ना, ठीक है। सो इसको डिवाइड करने पे अपना आ रहा है 2.1 × 10⁻², मीटर में चल रहा है काम, यूनिट का खास ख्याल रखिएगा, इधर ही फंसता है बच्चा, सिर्फ फिजिकल में एक ही जगह पे फंसेगा, वो यूनिट में है, अदरवाइज फॉर्मूला उतना टफ नहीं करता, जो है वही है, इसके अलावा तो कुछ लगना नहीं है, ठीक। बताइए अगर मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा, 219, कैसे, ये डिवाइडेड बाई 100, ये 100 कैंसिल, कितना बचा 219 मीटर, 219, हाँ अगर नैनोमीटर में पूछ ले तो कर सकते हैं, इससे अलावा चेंज करके किसी और में पूछ ले तो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर कितना बनेगा 219, और एनसीईआरटी पे भी आंसर यही दे रखा है, तो जिसको डायरेक्टली आंसर याद होता उस टाइम पे उसने सीधा टिक किया होता, देखना भी नहीं था कि 219 मीटर आंसर था, इसका काम खत्म हो जाता, ठीक है जी। चलिए ये बताइए, अच्छा एक और बात थी सवाल में, ये भी मैं साथ में बता देता हूँ, जब मैं ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा मैं तब भी बता दूंगा, बट अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये पूछ रखा है कि कहता है ये किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग करता है, मतलब ये कौन से तरह के ईएमआर है। ईएमआर डिफरेंट तरह के होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, इंफ्रारेड रेड होता है, विजिबल रीजन होता है आपका, विबगयोर जो आता है आपका, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं आपके, एक्सरे होते हैं आपके, गामा रेज होते हैं आपके। सर ये फ्रीक्वेंसी वाला और ये वेवलेंथ वाला बिलोंग करता है रेडियो वेव से, किससे बिलोंग करता है वो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बता दूंगा जब मैं फ्रीक्वेंसीज लिखवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये किससे बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू रेडियो वेव। और ये आपको कैसे समझ में आया, अगर ना भी पता होता, ऊपर रेडियो लिखा हुआ था, रेडियो स्टेशन था ऊपर, रेडियो स्टेशन रेडियो वेव पे ही चलेगा, एक्सरे पे थोड़ी ना चलेगा, ये सीधी सीधी बात है, रेडियो स्टेशन रेडियो वेव पे ही चलेगा। अगर आपको नहीं भी पता होता तब भी पता होता है रेडियो वेव से, कौन से वेव से, क्योंकि रेडियो की बात कर रखी है ऊपर, ठीक है ना। अच्छा अब बता दीजिएगा, इस वाले में बता दीजिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जरा प्रॉब्लम एनसीईआरटी का उठा रखा मैंने। एक तो वेव नंबर इज वी बार, और दूसरा किस लाइट का, येलो लाइट है, ये ईएमआर वो विबगयोर रीजन का चल रहा है अपना 5800 एंगस्ट्रॉम का, 5800 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे ये बताइए आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है और दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए मैं पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, लेट्स से मैं पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, ठीक है। बताइए मुझे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन आएगा, सर म्यू इज इक्वल टू c/λ, सही है, c किसके बराबर 3 × 10⁸, साथ में मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना दे रखा है 5800, साथ में एंगस्ट्रॉम। अब मुझे बताइए आप म्यू निकाल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स, तो मतलब सर जो ऊपर मीटर नीचे वाला मीटर कटना चाहिए, लेकिन नीचे मीटर में दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए यूनिट कन्वर्जन किया जाता है, अदरवाइज ये बच्चे को समझ में नहीं आता। यूनिट कन्वर्जन इसलिए किया जाता है सो दैट जो आप निकालना चाह रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर यूनिट होगा। तो अब एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में, और ये आपने पढ़ रखा है सर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻। तो बताइए इतने एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। अगर एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, तो इतने एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, इतने इंटू 10⁻⁻10। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 10⁻⁻10 से कर दिया मैंने। देखिएगा फिर से अप्रोच, देखिएगा फिर से क्या करेंगे सर, ऐसा करेंगे कि न्यूमरेटर को बड़ा करने की कोशिश करेंगे सो दैट सवाल हो पाए, ठीक है। बताइए माइनस, अब कट तो नहीं होगा, तो 10⁻⁻10 ऊपर चढ़ा देता हूँ मैं, कितना बनेगा 10⁻10, और वो 10 और ये 8 कितना हो जाएगा 18, समझ पा रहे हैं आप। तो ये कितना आएगा 3/5800
इंटू 10⁻18 इतना ही आएगा। हाँ सर 2 जीरो मैं कट कर सकता हूँ, इजी कर देता हूँ, 2 जीरो यहाँ से काट देता हूँ, 2 ऊपर से कटेंगे। अच्छा 2 कटने के बाद कितना बचेगा सर, ये बचेगा 3/58 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 16। अब क्या कर लेता हूँ सर, डिनोमिनेटर से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, काम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 3 जीरो लिखा, अभी भी कम है, एक और जीरो लगा, अब सही है, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई, अब बचा 14, क्या बात है, ठीक है ना। अदरवाइज बगैर कैलकुलेटर के सवाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। फिर अब जब आपने ये काम किया, अब इजी है, बताइए 58 60 के आसपास है, राउंड ऑफ करके आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में एकदम से, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको 60 मान के चलते हैं तो आपको ये पता है कि 65 300 होता है, लेकिन ये 58 है, तो मतलब ऊपर वाला 5 से थोड़ा सा ज्यादा, 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 और थोड़ा सा ज्यादा कितना 0.1 या 0.12 करके 0.1 लिख लेता हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 5.1 इंटू 10 की पावर 14। अब मुझे बताइए सब लिखने के बाद इसका यूनिट मीटर था ना, ये मीटर और ये मीटर कटा होगा, तो ऊपर सिर्फ कितना बचा होगा, सेकंड इनवर्स, कितना बचा होगा, और इसी सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज भी लिखते हैं, इसी को क्या लिखते हैं, हर्ट्ज भी, उतना ही लिख दिया, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ये आ गया आपका क्या, फ्रीक्वेंसी। अब आपको निकालना है दूसरी चीज़ इसका वेव नंबर। अच्छा वो तो इजी है, वेव नंबर तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेव नंबर किसके बराबर सर, वेव नंबर बराबर 1/λ, 1/, सो वी नो दैट वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू 1/, और वेवलेंथ किसके बराबर दे रखा था 5800 एंगस्ट्रॉम, लेकिन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। सो 5800 इंटू 10⁻⁻10 या एंगस्ट्रॉम में ही रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वर्ट कर लेते हैं, यूनिट बन जाएगा मीटर, क्योंकि वहाँ पे रखेंगे तो बनेगा ऐसा यूनिट कि एंगस्ट्रॉम इनवर्स, और वैसा करके कुछ देखने को मिलता नहीं है, तो इसलिए मीटर में कन्वर्ट करके मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, बताइए इसको ऊपर लेके जाऊँ मैं, कितना बनेगा 10 की पावर 10, 2 जीरो ऊपर से काटूंगा, 2 जीरो नीचे से काटूंगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 10 की पावर 8/58 बचेगा ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं, ऊपर 100 लिख के चलता हूँ, इसके डिवाइड में 58 लिख के चलता हूँ। जब मैंने 100 लिखा तो यहाँ पे 10 की पावर 6 बचा नहीं बचा, वही 10 की पावर 6, 10 की पावर 2, 10 की पावर 8 हो गया। ठीक है, अब बताइए कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 60 मान के चलता तो कितना हो जाता, 60 मान के चल लेता, 6 2 12 सर, ये 120 हो जाता, लेकिन है तो 100, इसका मतलब ये आएगा 2 से थोड़ा नीचे, 2 से थोड़ा नीचे। 1 पॉइंट समझ गए कैसे, अप्रोक्सीमेशन लगा के बता रहा हूँ मैं, 2 से नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर 6। अब मीटर में चल रहा था, कन्वर्ट किया तो ऊपर आएगा तो मीटर, बहुत अच्छे, मीटर इनवर्स बनेगा। ये बन जाएगा आपका वेव नंबर, क्या बन जाएगा, वेव नंबर। इस तरीके से आप इस पर सवाल अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है।